बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था डिमांड एस्टिमेशन, आज उसमें हम रिग्रेशन एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने सबसे पहले जो पॉइंट्स कवर किए थे उसमें सबसे पहले व्हाट इज डिमांड एस्टिमेशन, उसके बाद हमने उसके डिफरेंट स्टेप्स देखे थे फॉर डिमांड एस्टिमेशन। फर्स्ट वाज स्टेटमेंट ऑफ ए थ्योरी और हाइपोथेसिस, जिसमें सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस चीज़ के बारे में या कौन सी हाइपोथेसिस को फर्दर लेके चलना है और उसमें थ्योरी को किस तरह से स्टेट करना है। उसके बाद मॉडल स्पेसिफिकेशन, उसके बाद हमने डाटा कलेक्शन देखा था, उसमें हमारे पास 3 मेथड्स थे, और उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स में ही फर्दर हमारे पास थर्ड जो हमारा पॉइंट है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप चेकिंग गुडनेस ऑफ फिट, इसको भी कवर करेंगे, और इसमें हम कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इन 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। देयर आर वेरियस क्वांटिटेटिव मेथड्स टू फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द dependent variable and the independent variable. The most common method is regression analysis. Statistical method के थ्रू हम अपनी इक्वेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, और उसमें से मोस्ट कॉमन जो हमारे पास मेथड है दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस, जिसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है जो y इज इक्वल टू a प्लस bx, और मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन भी हो सकती है दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस bx1 प्लस cx2 प्लस dx3 प्लस सो ऑन। तो जिस इक्वेशन में सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन कह रहे हैं, और जहाँ पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जैसे x1 के बाद x2, x3 एंड सो ऑन, तो वो हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन आ जाता है। लीनियर रिग्रेशन OLS मेथड। Regression analysis is a statistical technique for obtaining the line that best fits the data points so that all researchers can reach the same results. Regression analysis में हम numerical values के थ्रू, जो हमने अभी ये लीनियर इक्वेशन देखी है, इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे और इसको हम एक ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। वो ग्राफ में जो लाइन हमें मिलेगी दैट शोज द बेस्ट फिट ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स, और जितने भी रिसर्चर्स हैं वो इस टेक्निक के थ्रू सेम रिजल्ट्स रिसीव करेंगे। एप्लीकेबल व्हेन आवर मॉडल implies a linear relationship between x and y. लीनियर का मतलब कि जब x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो जब x और y में लीनियर रिलेशनशिप हो तो हम OLS या लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज करते हैं। रिग्रेशन लाइन ऑल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसको जब हम ग्राफ के थ्रू शो करेंगे तो दैट लाइन शोज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। Regression line minimizes the sum of squared vertical deviation ET of each point from the regression line. E हमारे पास एक एरर टर्म है जो कि रिग्रेशन लाइन उस एरर टर्म को मिनिमाइज करती है। y hat is equal to a plus bx which minimizes sum of square errors. यहाँ पर आपको summation yi minus y hat I होल स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर एरर। दिस इज मेथड कॉल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स OLS, कि ऐसा मेथड जिसमें हम एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू एक रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं, उस लाइन को हम जब ग्राफ में पुट करते हैं तो वो लाइन हमें हमारे सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमम करती है। That is called regression of OLS method. हमारे पास एक मॉडल है yt is equal to a plus bxt plus et। इस इक्वेशन में
ये जो हमने अभी लीनियर इक्वेशन देखी है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx, ये सेम वही इक्वेशन है। अब y और x के साथ हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ t आ गया है। t शोज ए टाइम पीरियड और प्लस e स्टैंड्स फॉर एरर टर्म। एरर टर्म का मतलब है कि जब भी हम कोई लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन, कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई पोर्शन एरर टर्म का भी लाजमी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर टी को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नीचे हमें एक इक्वेशन दी हुई है, y hat t प्लस a hat इज इक्वल टू a hat प्लस b hat xt। अब ये वही सेम इक्वेशन है जो अभी हमने ऊपर लिखी है, वहां से हमने y के ऊपर hat और a और b के ऊपर भी hat आ गए, और नीचे t स्टैंड्स फॉर y t माइनस y hat t। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है एरर टर्म को फाइंड करने का। तो जो ऊपर हमने y hat फाइंड किया है उसको हम ऊपर वाली y इक्वेशन में से माइनस कर दें तो हमारे पास y निकल आएगा। बेसिकली जो हमें y hat वाली इक्वेशन दी हुई है दैट इज एस्टिमेटेड इक्वेशन, जिसको हम y hat से डिनोट करते हैं, और ऊपर जो y दिया हुआ है दैट इज ओरिजिनल हमारी जो इक्वेशन है, उसमें से हम इस y hat को या एस्टिमेटेड इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरर टर्म निकल आएगा। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर हम क्यों यूज करते हैं? डिटरमिन दी स्लोप एंड इंटरसेप्ट दैट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। हम यहाँ पर स्लोप और इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। यहाँ पर a शोज द इंटरसेप्ट एंड b शोज द स्लोप, तो इन दोनों को हम फॉर्मूलाज से फाइंड करके इस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन आ जाएगा, एंड दैट estimation minimizes the sum of square residuals or sum of square errors. Estimation procedure, अब यहाँ पर b hat का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। इस इक्वेशन में हमने a hat, b hat इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो b hat का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है सम ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में x बार शोज द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y बार शोज द मीन वैल्यूज ऑफ y, एंड a hat इज इक्वल टू y बार माइनस b hat x बार। y बार का मतलब जब हम y वैल्यूज का मीन ले लेंगे माइनस b hat अभी हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें से जो कैलकुलेशन होगी, जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे एंड x बार से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास a hat निकल आएगा। एस्टिमेशन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसके थ्रू हम a hat और b hat की वैल्यूज फाइंड करके एक एस्टिमेटेड इक्वेशन y hat फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 to 10, उसके बाद x की वैल्यूज दी हुई हैं 10, 9, 11, 12, 11, 12, 13, 13, 14, 15, और उसके बाद y की वैल्यूज दी हुई हैं 44 to 60। x की वैल्यूज के बिल्कुल नीचे 120 shows the summation of x, कि x की वैल्यूज को हम ऐड कर लें तो हमारे पास 120 उसका सम आता है, और इसी तरह से y की वैल्यूज को हम ऐड कर लें तो 500 हमारे पास ये सम आता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। b hat फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें x बार और y बार चाहिए, तो इसमें यहाँ पर देखें आपको नीचे सुमेशन x यहाँ पर 120 नजर आ रहा है, उसके बाद सुमेशन y ये वाला 500 नजर आ रहा है। अब हमने x बार फाइंड करना है। मीन वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो सुमेशन x ओवर n कर देंगे। n यहाँ पर हमें 1 to 10 तक दिया हुआ है, तो सुमेशन x 120 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास x बार 12 निकल आए। इसी तरह से y बार मीन वैल्यू ऑफ y फाइंड करने के लिए हम सुमेशन y
डिवाइडेड बाय n करेंगे तो समेशन y की वैल्यू हमारे पास 500 है और n हमारे पास 10 है, तो 500 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x बार और y बार दो वैल्यूज निकल आई हैं। अब अगेन हम b का फॉर्मूला देखेंगे। इसमें फर्स्ट हमें चाहिए x माइनस x बार और सेकेंड हमें चाहिए y माइनस y बार। तो अभी हमने x बार और y बार की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे x माइनस x बार। x माइनस x बार का मतलब है कि हर x की वैल्यू में से x बार 12 माइनस कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू 10, 10 माइनस 12 माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह से 9 माइनस 12 माइनस 3 आ जाएगा। 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, 11 minus 12 minus 1, again 12 minus 12 0, 13 minus 12 1 and so on। तो हमने हर x की वैल्यू में से मीन वैल्यू 12 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस x बार निकल आया है। उसके बाद हम y माइनस y बार सेम प्रोसीजर से निकालेंगे, जिसमें हमें y की वैल्यूज ये दी हुई है और y बार अभी हमने नीचे फाइंड किया है 50। तो हर y में से y बार को माइनस कर दें। 44 माइनस 50 तो ये माइनस 6 आ जाएगा। 40 माइनस 50 माइनस 10 आ जाएगा और इसी तरह से इन हर वैल्यूज में से 50 को माइनस करेंगे तो y माइनस y बार आ जाएगा। अब हमने अगेन फॉर्मूले में जाएं। अब हमें सुमेशन चाहिए x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका हमें सम चाहिए। तो अब हमने ये जो दो कॉलम्स यहाँ पर बनाए हैं, इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस x बार और y माइनस y बार इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई और एंड में 106 शोज दी सुमेशन ऑफ x माइनस x बार एंड y माइनस y बार। उसके बाद हमें यहाँ पर डिवीजन में x माइनस x बार होल स्क्वायर भी चाहिए। तो लास्ट कॉलम में यहाँ पर देखिए हमें x माइनस x बार स्क्वायर भी लिया हुआ है, जिसमें हमने ये वाला कॉलम जो बनाया था x माइनस x बार, इसी का स्क्वायर लेते जाना है, डबल करते जाना है। तो वो हमारे पास एंड में कॉलम बन जाएगा x माइनस x बार स्क्वायर और उसका भी हमने सम ले लिया, दैट इज 30। अब अगेन हम इसी फॉर्मूले में जाएंगे। अब हमें a के लिए क्या चाहिए, y बार माइनस b हैट x बार। y बार और x बार अभी हमने इन फॉर्मूला से फाइंड किया है नीचे, जिसमें समेशन x ओवर n शोज x बार एंड समेशन y ओवर n शोज y बार। और b हैट हमारे पास हमने इस b हैट के फॉर्मूले में जब ये हम वैल्यूज पुट करेंगे तो b हैट निकल आएगा। इस b हैट को हम a हैट की इक्वेशन में पुट करेंगे तो a हैट निकल आएगा। तो यहाँ पर देखें b हैट भी हमें फाइंड किया हुआ है, दैट इज 3.533। यहाँ पर हमें इन सब का सम दिया हुआ है, जिसमें n 10 दिया हुआ है, x बार 120, y बार summation x 120, summation y 500, x बार 12, y बार 50, summation x minus x बार स्क्वायर 30 एंड इनकी मल्टीप्लीकेशन का सम 106। b हैट हमें दिया हुआ है 106। अब ऊपर ये हमें फाइनल वैल्यूज का सम मिल गया डिवाइडेड बाय 30, तो ये 3.53 आ जाएगा। और a की इक्वेशन में अब यहाँ पर देखें x बार हमारे पास y बार 50 माइनस b हैट की वैल्यू हमने 3.53 पुट की है, मल्टीप्लाई x बार की वैल्यू 12, तो ये a हैट हमारे पास 7.60 निकल आया है। अब हमारे पास जो हमने ये वाली इक्वेशन यहाँ पर बताई थी, दिस इक्वेशन y हैट, ये जो सेकेंड इक्वेशन है एस्टिमेटेड इक्वेशन, y हैट इज इक्वल टू a हैट प्लस b हैट x। अब यहाँ पर बेसिकली हमें a हैट और b हैट की वैल्यूज चाहिए थी, तो हमने a हैट और b हैट की वैल्यूज फाइंड कर ली है। उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में दोबारा पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड इक्वेशन निकल आएगी। तो यहाँ पर a हैट हमारे पास 7.60 है और b हैट 3.533। इन दोनों वैल्यूज को जब हमने उस इक्वेशन में पुट किया है तो हमारे पास एक रिग्रेशन इक्वेशन आ गई है। y हैट और एस्टिमेटेड y इज इक्वल टू 7.60, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a इंटरसेप्ट प्लस 3.53, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ y, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ b
स्लोप xt। अब इस इक्वेशन में when x is 0, the expected sales revenue of firm is 7.60 million. In the first year when x is 10, y1 hat is 42.90। अब इस इक्वेशन को फर्दर हमने एस्टिमेट कैसे करना है, यहाँ पर आप देखें ये जो हमें टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में x की वैल्यूज दी हुई हैं 10 से लेकर 15 तक। अब हम इसी टेबल के आगे एक और कॉलम बना सकते हैं जिसमें हम y is equal to 7.60 प्लस 3.53 x की जगह पर हम हर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर सपोज हम 10 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन निकलेगी 42.90 मिलियन। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट x की वैल्यू पुट करें 9 तो हमारे पास एक और वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके y एक एस्टिमेटेड लाइन फाइंड कर सकते हैं। Strictly speaking, the regression line should be used only to estimate the sales revenue resulting from advertising expenditure that are within the range. उसके बाद हम इन्हीं वैल्यूज को ग्राफ में शो करते हैं। तो इसमें ग्राफ में सबसे पहले हम स्कैटर डायग्राम देखते हैं कि वो क्या होती है। It is two-dimensional graph of plotted points in which the vertical axis represent values of the dependent variable and the horizontal axis represent values of the independent or explanatory variable. The patterns of intersecting points of variables can graphically shown the relationship pattern. Mostly scatter diagram issued to prove or disprove cause and effect relationship. In the following example, it shows their relationship between advertising expenditure and its sales. यहाँ पर देखें हमें years दिए हुए हैं 1 to 10, x की वैल्यूज दी हुई हैं 10 से 15 वही सेम वैल्यूज हैं, y दिया हुआ है 44 से 60 तक। हमारे पास वही डाटा है। अब इसको हमने एक स्कैटर डायग्राम में किस तरह से प्लॉट करना है। इसमें हम वर्टिकल एक्सिस पे y लेते हैं दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x लेते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर ईयर 1 में x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 44 है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं। हमारे पास जो एस्टिमेटेड इक्वेशन आई है उस इक्वेशन में हमने हर x की वैल्यू को पुट करना है तो हमारे पास y निकल आएगा और हर y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास x निकल आएगा। तो उन दोनों को देखिए यहाँ पर हमने प्लॉट किया है 9.40। अभी जो हमने यहाँ पर देखें ये इक्वेशन निकाली है, इसमें से हमने डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो ये एक स्कैटर से पॉइंट्स हमें शो कर रहे हैं। हमने दो पेयर्स लिए हैं। फर्स्ट पेयर यहां पर देखें आपको शो हो रहा है 9 एंड 40, उसके बाद 10 एंड 44, उसके बाद 11 एंड 42। तो ये अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास कोई एक तरतीब से लाइन नहीं बनती, ये एक स्कैटर पॉइंट्स हैं। इसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम, जो कुछ भी हमारे पॉइंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो नहीं कर रही। स्कैटर डायग्राम शोज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेलेवेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हमें रिलेशनशिप तो मिल रहा है लेकिन हमें उनकी एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, जहाँ से जस्ट हमें एक ट्रेंड शो हो रहा है कि वो ट्रेंड अपवर्ड है या पॉजिटिवली स्लोप है। The relationship is approximately linear. This gives us the rough estimate of a linear relationship between the variables in the form of an equation such as y is equal to a plus bx. तो यहाँ पर हमने जो जस्ट पॉइंट्स को प्लॉट किया है ये स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं। हमने इन पॉइंट्स का ट्रेंड देखा है कि ये पॉइंट्स किस साइड पे मूव कर रहे हैं। तो इस डायग्राम से हमें रफली ये पता चल गया कि ये पॉइंट्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब x और y के दरमियान एक पॉजिटिव और लीनियर रिलेशनशिप है। In the table, Y1 refers actual or observed sale revenue of 44 million associated with the advertising expenditure of $10 million in the first year for which data collected. अब इसको अगेन हमने एस्टिमेटेड जो हमारी रिग्रेशन लाइन है उसको प्लॉट करना है।
In the following graph, Y1 hat is the corresponding sale revenue of the firm estimated from the regression line for the advertising expenditure of $10 million in the first year. The symbol E1 is the corresponding vertical deviation or error of the actual sales revenue estimated from the regression line in the first year. This can be expressed as E1 is equal to Y1 minus Y1 hat. अभी हमने स्टार्ट में एरर टर्म को डिफाइन किया है कि जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर प्लस ई होता है उसको हम एरर टर्म कहते हैं और एरर टर्म का फॉर्मूला y में से y hat को माइनस कर देते हैं. In graph, Y1 hat is the corresponding sale revenue of the firm estimated from regression line for the advertising expenditure of $10 million in the first year. अब यहाँ पर ग्राफ में हमें शो हो रही है एक स्ट्रेट लाइन, that is the estimated line जो अभी हमने estimate किया from A and B से. ये हमारे पास वही इक्वेशन लाइन है 7.60 plus 3.53x. The symbol E1 is the corresponding vertical deviation or the error of the actual sales revenue. यहाँ पर आपको E1 नजर आ रहा है at point 10. That shows the error term या हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज थी उसके दरमियान कितनी डेविएशन है. डेविएशन का मतलब कि वो इस लाइन से वो जो पॉइंट हमने स्कैटर डायग्राम में प्लॉट किया था वो इस लाइन से कितना दूर है. जितना दूर है तो इसका मतलब उतना ही उसमें एरर टर्म है. So this can be expressed as E1 is equal to y minus y1 hat. तो इस y hat वाली लाइन में से y1 को माइनस कर दें तो एरर टर्म निकल आएगा. अगेन यहाँ पर हमें एक रिग्रेशन लाइन शो की हुई है that shows the upward trend of the values. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है that is goodness of fit. अभी तक हमने 4 स्टेप्स इसके कवर किए हैं जिसमें हमने एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स 4th स्टेप था हमारा और उसमें हमने डिटेल में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या OLS मेथड को डिस्कस किया है. अब हम उसके बाद गुडनेस ऑफ फिट देखेंगे कि वो मॉडल कितना गुड और कितना फिट है. रिग्रेशन में हमें टाइप ऑफ रिलेशनशिप पता चलता है. अब हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप पता चलती है. So that is the basic difference. An alternative to visual inspection measures. Goodness of fit के हमारे पास 2 measures हैं. First is correlation coefficient जिसको हम R से डिनोट करते हैं and second is coefficient of determination जिसको हम कैपिटल R स्क्वायर से डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट. कोरिलेशन इसके नेम से ही लग रहा है कि ये हमें ये शो करता है कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर कोरिलेशन. Hence, visual inspection is also important. Does not talk about causation. Correlation cannot tell you how good a model is. Correlation हमें ये नहीं बताता कि हमारा मॉडल कितना गुड है. कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको हम R से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है n समेशन xy माइनस x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर and n summation y square minus summation y whole square and whole under root. R varies from 0 to 1. R की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है. A high value of R implies that the points are very closely scattered around the regression line. उसके बाद coefficient of determination. The proportion of the total variation in the dependent variable that is explained by the relationship with the independent variable. इसमें हम explained और unexplained variations को देखते हैं. यहाँ पर देखें हमें एक regression line show की हुई है जिसमें हमारे पास TD total deviation आपको एक vertical solid line नजर आ रही है that shows the total deviation. उस सॉलिड लाइन के ऊपर जो पोर्शन है दैट इज अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन और उसके नीचे एक्सप्लेन्ड डेविएशन. तो हमारे पास जो टोटल डेविएशन है दैट इज द सम ऑफ एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन. इनका फॉर्मूला भी आगे हमें दिया हुआ है. टोटल वेरिएशन या इसको टोटल डेविएशन भी कहते हैं इज इक्वल टू y माइनस y बार हेड का y हेड स्क्वायर. इसी तरह से एक्सप्लेन्ड वेरिएशन y hat minus y bar whole square and unexplained variation is equal to y minus y hat whole square. इनको हम
न्यूमेरिकली भी फाइंड कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूलाज से। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल वेरिएशन स्क्वायर। आर स्क्वायर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम 0 to 1। आर स्क्वायर की वैल्यू भी 0 और 1 के दरमियान होती है। लो आर स्क्वायर वैल्यू इंप्लाई दैट द मॉडल इज नॉट गुड fit, perhaps a power regression model is needed. We are missing important variable. Look at multivariate regression. R square is preferred to correlation coefficient. Correlation coefficient की जगह coefficient of determination को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और यहाँ पर हमें एक पावर रिग्रेशन का वर्ड दिया हुआ है कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा हो तो इसका मतलब मॉडल इज नॉट गुड फिट, तो हमें एक पावर रिग्रेशन की जरूरत है। और पावर रिग्रेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू a प्लस y इज इक्वल टू a x की पावर b। जब पावर में हमारे पास कोई चीज आ जाए तो उसको हम लीनियर रिग्रेशन नहीं कहते, उसको पावर रिग्रेशन कहते हैं। और इसको हम OLS मेथड से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसे लीनियर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसका लॉग लेना पड़ता है। लॉग ऑफ y दोनों साइड पे इज इक्वल टू लॉग ऑफ a। जब भी कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों और हम उनका लॉग लें तो वो प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पर लॉग ऑफ a प्लस आ जाएगा और जो चीज पावर में हो वो बेस में आ जाती है, तो b मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ गई है, तो इसको अगेन हम उस OLS मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, स्टे सेफ।